हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ब्रीदिंग के बारे में जाना था। ब्रीदिंग के समय हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है। ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। इस प्रोसेस में हमारे बॉडी के भीतर रिब्स, मसल्स और डायफ्राम सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और जिसकी वजह से हम आसानी से ब्रीदिंग कर पाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि सेल के भीतर होने वाले चेंजेस के बारे में जानेंगे। इस रेस्पिरेशन में, यानी जो सेल के भीतर रेस्पिरेशन होती है, उसमें कई नई चीज़ें बनती हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं सब जानेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रेस्पिरेशन होती क्या है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी वाटर दोनों निकलता, साथ में हाई अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है, जिसे हम अपनी बॉडी, अपने डेली एक्टिविटी में इसको यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वहीं अगर उसके एब्सेंस में हो रही है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस भी क्लियर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन समझ लेते हैं, बट दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हम अपनी डेली एक्टिविटी में यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल और तीसरा होता है ETC। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहली प्रोसेस होती है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और ये ग्लाइकोलाइसिस दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होती है। यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसकी जगह कहां होती है? साइटोप्लाज्म। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, यानी इसके डिकम्पोजिशन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड देते हैं। अब ये पायरुविक एसिड या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं और 38 ATP एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, या ये पायरुविक एसिड जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है वहाँ ये पायरुविक एसिड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के थ्रू एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP के बराबर हमें एनर्जी देते हैं। तो पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन उन सेल में होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की या तो बहुत सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे में एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब एक और प्रोडक्ट बनता है, वो एथिल अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और वहीं अगर कम ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है तो सेल के भीतर ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाते हैं और 38 ATP हमें एनर्जी देते हैं। साथ में हम ह्यूमन बींग्स के मसल्स में भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड सब्सटेंस का, जिसमें ये फूड सब्सटेंस यानी कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनाते हैं। जब हम
हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हमारे मसल्स में पेन होना चालू हो जाता है। ये केवल लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हमारे मसल्स को नहीं मिल पाती है, जिस वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और यही हमारे मसल्स क्रैम्प के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को एक केमिकल रिएक्शन की तरह समझ लिया जाए। देखिए यहाँ ग्लूकोज है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है और इससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिल रहे हैं। साथ में 4 ATP के बराबर एनर्जी मिल रही है और NADH2 यानी कि 2 NHDH2 भी मिलता है। ATP, ADP और NADH2 ये सब स्टोर्ड एनर्जी ही है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसे हमारे भीतर जो सेल होते हैं वो कॉइन की तरह यूज़ करते हैं। जब भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ATP से वो उन्हें मिल जाती है। तो इसी तरह से ADP भी एक एनर्जी ही है और NADH2 भी। आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक। इसलिए अभी तो आप ऐसा समझ लीजिए इसमें क्या बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस रिएक्शन में 4 ATP एनर्जी निकल रही है, बट उसमें से 2 ATP एनर्जी यूज़ हो जा रही है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। तो नेट यानी हमें प्रॉफिट कितने ATP का हो रहा है? केवल 2 ATP का प्रॉफिट हो रहा है। साथ में NADH2 भी हमें मिल रहा है, ये भी एक एनर्जी ही है। तो मतलब इतना हमें एनर्जी इससे मिल रहा है। साथ में पायरुविक एसिड तो बन ही रहा है। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आगे चल के या तो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं या तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाके अपना रिएक्शन चालू करते हैं। तो चलिए ATP के बारे में जान लेते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहीं ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनमें से NADH2 यानी NAD, यहाँ पे H2 को अभी मत समझिए, NAD और FAD ये दोनों कोएंजाइम होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे सेल डायरेक्ट नहीं ले सकता है। ATP को हमारे भीतर जो सेल हैं वो किसी भी एक्टिविटी में जहाँ इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या कोई भी केमिकल चेंजेस आती है, तो उनमें जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ सेल ATP को डायरेक्ट ले लेता है, एक कॉइन की तरह, सिक्के की तरह इसको यूज़ करता है। बट वहीं FAD और NADH2 और FADH2 ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बट इसे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकता सेल। यानी कि इसे पहले ATP में कन्वर्ट होना पड़ेगा, इन दोनों को ATP में पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब सेल इसे यूज़ कर सकता है। ऐसा समझ लीजिए ये अगर कैश है ATP, तो NADH2 और FADH2 ये दोनों होंगे चेक। जैसे कि आप चेक को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पहले बैंक में जाना पड़ेगा, चेक को कैश में बदलना पड़ेगा, फिर कैश को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही 1 NADH2 आपको 3 ATP के बराबर एनर्जी देती है, वहीं FADH2 आपको 2 ATP के बराबर एनर्जी देती है। यानी कि अगर आप NADH2 को कैश कराते हैं तो आपको 3 ATP के बराबर एनर्जी मिलेगी, वहीं FADH2 को अगर आप कैश कराते हैं तो आपको 2 ATP के बराबर एनर्जी मिलती है। तो चलिए वापस आते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। इसमें हमने बताया था कि इस प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADH2 के बराबर एनर्जी मिलती है। यानी कि टोटल मिला के कितनी हो गई? 8। आपको 8 ATP एनर्जी मिलती है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद। पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होने से पहले एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज जाता है और इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में NADH2 मिलता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचता है और वहां पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के भीतर एसिटिल कोएंजाइम A पहले सिट्रिक एसिड में, फिर आइसोसिट्रिक, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज हो जाता है, मतलब वापस से एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज हो जाता है और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। इसमें और भी प्रोडक्ट बनते हैं
जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, बहुत से और प्रोडक्ट हैं। बट ये सब चीज़ें आपके क्योंकि सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने इसको इसमें यहाँ पे नहीं बताया है। बट ये जो साइकिल है जो लगातार चलती है और इसमें कई चेंजेस आते हैं, कई मतलब प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें कई NADH2 बनते हैं और यूज़ भी होते हैं। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि कितना ATP हमें इससे मिलता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें इस साइकिल से मिलता है। मेन हमें यही समझना है। तो क्रेब्स साइकिल से हमें 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP के बराबर एनर्जी मिलती है। तो अब इसको काउंट करेंगे हम ATP के फॉर्म में। 3 into 3 प्लस 2 into 1 प्लस 1, तो आपको टोटल 12 ATP के बराबर एनर्जी मिलेगी। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड की बात हो रही है। तो अब टोटल मतलब कि 2 पायरुविक एसिड से हमें कितनी ATP एनर्जी मिलती है, तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 24 ATP। अच्छा, अब इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स मतलब टोटल मिला के 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। जहाँ पे आपको 2 यहाँ पे मिल जाएगा और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्रेब्स साइकिल के दौरान मिलता है। तो टोटल मिला के 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिलता है। तो आप जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिला के कितनी ATP एनर्जी हमें मिलती है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें 8 ATP एनर्जी मिलती है। 2 ATP हमें मतलब उसका प्रॉफिट होता है क्योंकि 4 ATP बनता है पूरे केमिकल रिएक्शन में। हमने आपको बताया था 4 ATP एनर्जी बनती है जिसमें कि 2 ATP यूज़ हो जाती है, यानी बचे केवल 2 ATP और साथ में 2 NADH2 बनता है। तो टोटल मिला के 8 ATP हो गया। और क्रेब्स साइकिल में हमें इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज होता है तो उस दौरान 6 ATP एनर्जी हमें मिलती है। और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जब एसिटिल कोएंजाइम पहुंचता है और क्रेब्स साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उस दौरान हमें टोटल 24 ATP एनर्जी मिलती है, जो कि हमने अभी काउंट की थी। तो अब टोटल हम जानेंगे, तो 8, 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 38 ATP। तो हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 38 ATP के बराबर एनर्जी मिलती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है जो कि 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये आपको क्रेब्स साइकिल के ही दौरान मिल जाते हैं। अब बचा ETC। ETC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पर इसका काम क्या होता है? इससे पहले मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ATP, NADH2, FADH2 ये सभी सोर्स ऑफ एनर्जी ही होते हैं, इनमें एनर्जी स्टोर होती है। बट NADH2 और FADH2 दोनों ही कोएंजाइम हैं, इनमें एनर्जी भी स्टोर रहती है, बट हमारे जो सेल होती है वो इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि पहले NADH2 और FADH2 को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? ATP में, तब सेल इसे यूज़ कर सकती है। इसी के लिए ये चेन होती है। ETC एक सिस्टम है जिसमें सभी प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक चेन में रहते हैं। यानी सभी प्रोटीन्स चेन में जो होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 5 तक सभी चेन होती है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5। तो NADH2 सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 से जुड़ता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है NADH2। इसमें NAD डिहाइड्रोजनेस एंजाइम पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी ये सब कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं। तो ये NADH2 से कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी तरीके से दूसरा FADH से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें जाता है तो एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है यूबिक्विनॉन, जो कि
इनसे इलेक्ट्रॉन्स लेके, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉम्प्लेक्स 3 में भेज देता है। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं? कॉम्प्लेक्स 3 में पहुँच जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 से अब इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे कॉम्प्लेक्स 4 में, और इसके लिए ट्रांसपोर्टर होता है साइटोक्रोम। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच रहे हैं? कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, वाटर का जनरेशन होता है, यहाँ पे वाटर बनता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से बाइंड होने की टेंडेंसी होती है। जो भी ऑक्सीजन इसके पास रहता है वो प्रोटॉन से मिलके क्या करता है? वाटर बना देता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बतानी थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, जब NaDH2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो साथ में प्रोटॉन भी बनते हैं, यानी प्रोटॉन अलग हो जाता है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होते जाते हैं, वहीं एक तरफ क्या होता है? प्रोटॉन भी अलग होते जाते हैं। तो प्रोटॉन भी साथ में अलग होते जा रहे हैं। अब ये प्रोटॉन कहाँ पे? एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो चेन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। अब ऐसे इसको समझ लीजिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, यहीं पे आपका ETC पाया जाता है, ETC यहीं पाया जाएगा। अब ये होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो जगह है, दो मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाली जो जगह है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाती है, और यहीं पे ही प्रोटॉन इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कहता है। और इस साइड आप मैट्रिक्स को समझ लीजिए, अगर आप, क्योंकि ये इस साइड मैट्रिक्स होगा, ये आपका मैट्रिक्स होगा, यहीं पे ही क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस हुई थी। अब क्या हो रहा है कि NAD और FADH2 कहाँ पहुँच रहे हैं? कहाँ पहुँच गए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पहुँच गए। अब यहाँ पे ETC साइकिल चालू हो गई, ETC की प्रोसेस चालू हो गई है। अब लास्ट में बचता है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 का क्या काम होता है? कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेसिस पाया जाता है, जिसका काम होता है ATP को जनरेट करना। ATP कैसे जनरेट होते हैं? यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स अलग होते जाते हैं तो साथ में प्रोटॉन्स भी एक तरफ कलेक्ट होते जाते हैं। ये प्रोटॉन्स कहाँ कलेक्ट होते जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स क्रिएट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स यहाँ पे आ गए हैं, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन्स है मैट्रिक्स के कंपैरेटिवली। तो यहाँ दोनों के बीच में चार्ज पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब इसको कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ गया, और नेचर का लॉ कहता है कि सब कुछ बैलेंस कर दो। अब क्या हो रहा है? ये सारे प्रोटॉन्स अब उस तरफ तेज़ी से रश करेंगे, बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। इसलिए क्या होगा कि सारे जो प्रोटॉन हैं वो तेज़ी से यहाँ पे रश करेंगे, और जब ये तेज़ी से प्रोटॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे, इनमें अच्छी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होगी, और यही काइनेटिक एनर्जी ATP के जनरेशन में हेल्प करती है। यानी ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब आपने देख लिया कि NADH2 और FADH से कैसे एनर्जी हमें मिलती है, कैसे ये ATP में चेंज होता है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, यहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक, तो ये था आज का वीडियो, और आज जाके रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने 2 पार्ट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझाया है अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आपके पढ़ाई में आपको हेल्प मिलती रहे। तो अब मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।
एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।